जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और वैसे चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन, कंपनी की टाइप्स और इस तरह की जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन है वो हम करेंगे। बट जो हमारा आज का लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमारा फोकस होगा कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। लेकिन इस मेन टॉपिक पे आने से पहले कुछ चीज़ें आपको बैकग्राउंड में बतानी ज़रूरी हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। कारोबार करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें एक तरीका कारोबार करने का, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडरशिप, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन अकेला खुद अपना बिजनेस रन कर रहा है। वो अगर डेट्स लेता है अपने बिजनेस के लिए तो उन डेट्स की रीपेमेंट करने के लिए वो खुद ही लायबल है। ऐसा ही है जी। अच्छा, अगर दो या दो से ज़ायद अफराद मिल के कारोबार करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप, इस स्टाइल ऑफ बिज़नेस को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। और चूँकि आप सब लोग बिज़नेस लॉ पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को आइडिया है कि बिज़नेस लॉ के अंदर आपने पार्टनरशिप का एक पूरा पोर्शन पढ़ा था। तो अब वो सारी बातें यहाँ पे हम रिवाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं, आपके जहन में है। लेकिन एक चीज़ जिसके साथ मैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग के साथ कनेक्ट कर लूँगा वो है पार्टनर्स की तादाद। याद है कि पार्टनरशिप लॉ में आप लोगों ने पार्टनर्स की मैक्सिमम तादाद के बारे में पढ़ा था। लाइक कम से कम तो 2 होते हैं पार्टनर्स और ज़रूरी हैं, लेकिन आपने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। और उसमें भी आपने डिवीज़न पढ़ी थी, एक केस में 10, दूसरे केस में 20। याद आ गया ना? हाँ, तो अब उसमें हम तफसील में नहीं जा रहे। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे पार्टनर्स की मैक्सिमम तादाद पे एक लिमिट लगी हुई है जो कि कितनी थी? 20। बट अगर आप अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अफराद को शामिल करना चाहते हैं अपने साथ, बहुत ज़्यादा, इवन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो फिर एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने बिज़नेस को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। तो कारोबार करने के जो 3 मुख्तलिफ अंदाज़ हैं उनमें पहला क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा क्या था? पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी। और कंपनी बनाने का फ़ायदा क्या है? वैसे तो हम काफ़ी सारे फ़ायदे पढ़ेंगे, बहुत से फ़ायदे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा अफराद को आप शामिल कर सकते हैं अपने कारोबार के अंदर, कंपनी के अंदर। जैसे याद करें कि अगर आपने I2B पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट PRC के अंदर, तो वहाँ पे आपने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स की मैक्सिमम तादाद है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती। ऑल्दो हम कंपनी लॉ जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर वो बात बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो हमारा सब्जेक्ट आ गया ना कंपनी लॉ। वो तो खैर एक I2B था बेचारा, नन्ना मुन्ना सब्जेक्ट। ये तो अब पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर है, ठीक है? पूरा टॉपिक हमारा यही है। तो यहाँ पे तो खुल के बातें करेंगे हम कंपनी लॉ के बारे में, ठीक है, कंपनीज़ के बारे में। तो बहरहाल आपकी वो नन्नी मुन्नी याददाश्त में से एक चीज़ वापस ले आया हूँ मैं कि पब्लिक कंपनी के बारे में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे मेंबर्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन और कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब थाउजेंड्स भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं। ओके हो गया? तो बिज़नेस करने का तीसरा जो अंदाज़ है वो ये है, कंपनी बना लें आप। ओके हो गया? अच्छा, अब हम कंपनी की बात शुरू करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स। जो पहले 2 अंदाज़ बता दिए कारोबार करने के, वो बात ख़त्म, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब यहाँ से ऑनवर्ड सारी बातें कंपनी के बारे में। कहते हैं कि जब एक कंपनी को आप बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं लॉ में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो, शायद आ रहा होगा
कि कौन सा प्रोसीजर, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है वो प्रोसीजर। क्या हमारे सिलेबस में है वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि जनाब अगर आपने एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना हो तो वो प्रोसेस क्या है, उसके कौन से स्टेप्स हैं जिनमें से गुजर के फाइनली आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बहरहाल मेरे इस जुमले के ऊपर प्लीज़ गौर कीजिएगा और इसको अच्छी तरह याद करीजिएगा कि अगर एक कंपनी को लॉ में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो कानून इस कंपनी को एक स्टेटस देता है कि ये कंपनी एक लीगल पर्सन बन चुकी है। नाउ द कंपनी हैज़ बिकम लीगल पर्सन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को हम क्या नाम देते हैं, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अगर आप ये प्लीज़ याद रख लें, ये चीज़ जो है This concept is known to be doctrine of corporate personality. Doctrine का मतलब होता है प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल, उर्दू में क्या कहते हैं आप, उसूल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफ़ाइन करें जी या बताएं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि अगर कानून में दिए गए तरीके के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया गया तो कंपनी को एक स्टेटस दे दिया जाता है। वो स्टेटस क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी समटाइम्स हम बोल लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन टू बी डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, जब ये तय हो गया कि कंपनी अब एक पर्सन है, ठीक है, तो इस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये लिखी हुई हैं आपके सामने। अब आप टॉपिक देख लें जो कैप्शन मैंने दिया हुआ है, कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और अब हम जो हेडिंग्स पढ़ने जा रहे हैं और फिर हर हेडिंग की जो हम वजाहत करने जा रहे हैं वो क्या है कि कंपनी एज अ लीगल पर्सन, इसकी खसूसियात क्या हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, खसूसियात। उर्दू में खसूसियात और अंग्रेज़ी में क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, फीचर्स कह लें, एट्रीब्यूट्स कह लें। सो एज अ लीगल पर्सन, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी की जो खसूसियात हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जी बोलें, क्या है सबसे पहली, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब कि चूँकि कंपनी अब खुद एक पर्सन है, लिहाजा अगर किसी भी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कंपनी के किसी पर्सन के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कंपनी के किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पे, कंपनी के किसी डायरेक्टर के नाम पे, कंपनी के किसी शेयर होल्डर के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से किया जाएगा, खुद कंपनी के नाम से किया जाएगा। रीज़न क्या है, अरे जनाब खुद कंपनी एक पर्सन है, ऑल दो आर्टिफिशियल है, ऑल दो लीगल पर्सन है, बट है तो पर्सन। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे वो कंपनी के नाम से बनाए जाएंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अच्छा, एक एग्जांपल के जरिए इसको डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका नाम है स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड। फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या है जी, स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट करना है रॉ मटेरियल के परचेज़ के लिए एक दूसरी कंपनी के साथ। उस दूसरी कंपनी का नाम सजेस्ट करें कोई आप। अच्छा, हमारी क्लास का अंदाज़ यही होगा कि हम इंगेज रहेंगे, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहेगी क्लास के अंदर। एक कंपनी का नाम मैंने बता दिया, दूसरी आप लोगों की है वो पहले वाली मेरी है, ठीक है और दूसरे वाली आप सब लोगों की है। जी बताएं क्या नाम रखें उसका, मून प्राइवेट लिमिटेड। जी चलें, क्या बात है, कितना दो कंपनियों के बीच में ये पार्टी कौन सी है, स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड, और आप वाली कंपनी कौन सी है, मून प्राइवेट लिमिटेड। सो मेरे वाली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है,
ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर की, और आप वाली कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसका रॉ मटेरियल आप लोग बनाते हो, प्रोवाइड करते हो। सो स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड ने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है किससे? मोन प्राइवेट लिमिटेड से। सो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाए तो वहाँ पे ये लिखा जाए कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बिटवीन मिस्टर ABC एंड मिस्टर XYZ। नो, कंपनी के जो ऑफिसर्स या अफराद हैं उनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैप्शन क्या दोगे? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बिटवीन स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मून प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि अब दोनों कंपनीज अपने अपने तौर पे पर्सनस हैं, लीगल पर्सनस हैं, आर्टिफिशियल पर्सनस हैं। डन हो गया जी? तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कि जब कंपनी खुद एक पर्सन है तो जनाब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे खुद इस कंपनी के नाम से होंगे। अच्छा, देखें ज़रा पैराग्राफ पढ़ लें, शाबाश, ज़रा साथ साथ क्लियर करते जाएं इसको जी। ऐसा ही है जी, बता दें, इतना एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी ने करना है किसी दूसरी कंपनी से तो भी कंपनी के नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और अगर किसी पर्सन से करना है लाइक नेचुरल पर्सन जैसे हम सब, तो भी कंपनी का नाम ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और बीच में आगे चलें, अच्छा हुआ कि पर्सन्स दो किस्म के होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम सब लोग इंसान, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कंपनीज के लिए। डन हो गया? सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब कि अगर एक कंपनी ने डेट लिया था, कर्ज लिया था अपनी बिजनेस नीड्स के लिए, फाइनेंस फ़र्ज़ करें किसी बैंक से लिया था, तो वो जो डेट होगा वो किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे, और उस डेट को रीपे करने की लायबिलिटी किस पे होगी? कंपनी के ऊपर होगी। सो डेट किस नाम पे लिया जाएगा? वो भी कंपनी के नाम पे आ गया, और उसकी रीपेमेंट की लायबिलिटी भी कंपनी के ऊपर होगी। ठीक है जी? तो वो कहता है कि कंपनी लायबल है उस डेट को रीपे करने के लिए, ना कि कंपनी के ओनर्स, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर्स। ठीक है? हालांकि आप वैसे देखें, मेरी बात सुने, हालांकि कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर्स की। कंपनी है किसकी? ओनर्स की। लेकिन हमारा कानून कहता है जनाब नहीं, ओनर्स जिम्मेदार क्यों नहीं हैं कंपनी के कर्जे अदा करने के लिए? शेयर होल्डर्स ज़िम्मेदार नहीं हैं मुकम्मल तौर पे कंपनी के ज़िम्मे जो कर्जे हैं वो अदा करने के लिए। वजह, क्योंकि जो कर्जे लिए गए थे वो कंपनी के नाम पे लिए गए थे, कंपनी खुद एक पर्सन है। ये इसकी लॉजिक है, और समझ आ गई? इसलिए वो कहते हैं कि द कंपनी इटसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल, इज़ लाइबल, आ जाएं, इज़ लाइबल टू पे इट्स डेट्स। नाइब अली, लिजा कमर, मरियम कादिर, नोहा रशीद, ये फिल्म ये अगर आप कोई आखिरी 5 मिनट में तशरीफ़ लाया करें ना तो सर वो कल से टीएस आएंगे। हाँ, बस बच्चों के इस तरह वो थैंक यू सर। जी वेलकम। डेट्स वाला पॉइंट हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
ओनरशिप ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल दो ये प्रॉपर्टी के वर्ड यहाँ पे आ गया है, लेकिन उन्होंने अलग से भी लिखा हुआ है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स मतलब कि जितने भी एसेट्स होंगे कंपनी के, वो किसके नाम पे होंगे? कंपनी के नाम पे। वैसे बाय द वे एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई आप सबको ज़ुबानी याद है, लेकिन फिर भी जल्दी से गिन लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन तमाम चीज़ों को शुमार किस में होता है? कंपनी के एसेट्स में। तो ये तमाम एसेट्स किसके नाम पे रखे जाएंगे? कंपनी के नाम पे। अच्छा, वो बात फिर वही वाली आ गई। देखें, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि और कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। तो उसूल तो ये बनता है कि कंपनी की चीज़ें, एसेट्स शेयर होल्डर्स की होनी चाहिए, लेकिन कानून कहता है नो, नॉट एट ऑल, कंपनी के नाम पे। क्यों भला? क्योंकि आ जाके वन वर्ड वही वाला जो जहाँ से बात हमारी शुरू हुई थी कि कंपनी खुद पर्सन है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है, लिहाजा जो कुछ भी होगा वो कंपनी के नाम के ऊपर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। बच्चों, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स मतलब कि कंपनी ने पैसे वसूल करने हैं लोगों से। मिसाल के तौर पे उधार पे गुड्स दी हुई हैं, बताएं जिसे आप क्या कहते हैं? वो क्रेडिट कहते हैं ना आप लोग, है ना? अकाउंटेंट बने फिरते हैं माशाल्लाह। तो वो सेल ऑन क्रेडिट जो है, तो उस पर अब रिसीवेबल्स है ना, तो उन रिसीवेबल्स को रिसीव करने का इख्तियार किसका है? कंपनी का, ना कि शेयर होल्डर्स का। ठीक हो गया। और आज आके वजह फिर एक नुक्ते पे हम वापस आ जाएंगे कि चूंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, लिहाजा वो जो डेट्स रिसीव करने की अथॉरिटी है, जो राइट है, वो कंपनी की है, कंपनी उनसे रिसीव करेगी। वो क्यों? हाँ हाँ, लेकिन वो भी तो फिर उस कंपनी की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। वो जो ऑन नहीं कर रही, वो शेयर होल्डर शेयर्स जो हैं, हाँ हाँ, लेकिन इधर फ़िलहाल हम इन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी कंपनी के नाम पे होंगी। ऑल दो हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। जो कंपनी के शेयर्स हैं ना, वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी तस्वुर की रहते हैं। जो शेयर्स हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट शेयर्स का है ना, शेयर्स आर सपोज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, लेकिन जो एसेट्स हैं, जैसे मैंने कहा लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, मशीनरी है, ये वाली तमाम चीज़ें किसकी हैं? ये कंपनी की। अच्छा, वैसे बाय द वे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें, बाकी बातें बाद में करते हैं। देखें, जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, डिज़ोल्व होगी, तो कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं, जो डेट्स हैं, जो कर्ज़े हैं, उनको अदा करने के लिए अगर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और एसेट्स बेचने की नौबत आएगी, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले आप यही वाले एसेट्स बेचेंगे ना जो कंपनी के हैं। उसमें सब कुछ आ गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स। तो ये बेच के जितना पैसा आएगा, उस पैसे को आप इस्तेमाल करोगे किस चीज़ के लिए? कंपनी के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं उनको अदा करने के लिए। ठीक हो गया। और अगर तो चलें पूरे पूरे हो गए, मतलब जितने कर्ज़े थे उतने ही के एसेट्स बेच के पैसे आ गए थे और वो अदा हो गए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कर्ज़े की अमाउंट ज़्यादा थी और जो एसेट्स बिके हैं उनसे आने वाले पैसे कम हैं, तो ये जो डेफिसिट है ना, जितना भी ये बीच में कमी आ रही है, इस गैप को पूरा करने के लिए शेयर होल्डर्स से नहीं कहा जाता कि जी आप और पैसे लेके आएँ ताकि हम कंपनी के कर्ज़े अदा कर सकें। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम अभी अपने कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी पूरा टॉपिक है। मैं नाम आपको बता देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन टू बी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है टूवर्ड्स द डेट्स ऑन द कंपनी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
तो ये बीच में आपके सवाल की वजह से ये बात मैंने कर दी, वरना हमने ये डिटेल में डिस्कशन अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में करनी ही थी। जी बता दें, गॉट द पॉइंट? अच्छा, इसके बाद है मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। मतलब बच्चों अब भी कह के दिखाएं ना, आपके कंपनी चूँकि पर्सन है लिहाजा अपना इंतज़ाम खुद चलाए। बताएं, करें ना मैनेज अपने आप को। आप जब से लेक्चर शुरू हुआ है तब से आपने ये कहना शुरू कर दिया है जी पर्सन है, ये काम भी खुद करना है, ये भी खुद। चलो फिर करके दिखाओ ना अपनी। हाँ कंपनी पर्सन है बाबा, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। ये पर्सन इस काबिल नहीं है कि अपनी मैनेजमेंट को खुद रन कर सके, अपना इंतज़ाम खुद चला सके, बिज़नेस ऑपरेशंस खुद रन कर सके, ठीक है, कंपनी को खुद मैनेज कर सके। ये चूँकि आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए ये सारे काम खुद नहीं कर सकती। हाँ, मैनेजमेंट को रन करने के लिए बच्चों अब ज़रूरत पड़ी ना इंसानों की, ठीक है। ये चीज़ अब देखो ना, बड़ी बनी फिरती थी कंपनी कि मैं पर्सन हूँ, ठीक है, तो बड़ा इसको नाज था अपने ऊपर। ये सारी बातें, एसेट्स मेरे नाम पे हैं और ये जो पिछली बातें पड़ी हैं, तो अब मेरा ज़रा मैनेजमेंट करके दिखाओ ना। तो अब कहती फिरती है कि नहीं आए मुझे मेरी मैनेजमेंट को रन करें। तो अब इससे हमारी ज़रूरत पड़ गई है, बता दें ये चीज़। तो कहता है कि कंपनी की मैनेजमेंट को रन करने के लिए बहरहाल नेचुरल पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके ऊपर आगे जाके ना 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 3 जो है वो कम्प्लीटली डायरेक्टर्स के बारे में। वैसे हेडिंग के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। तो कंपनी की मैनेजमेंट को रन करने वाले जो लोग होते हैं उनमें जो मेन रोल है वो किसका होता है? डायरेक्टर्स का होता है, ठीक है। हाँ, कुछ और अफराद भी होते हैं जिनके लिए चैप्टर 4 इस्टेब्लिश किया गया है हमारी किताब का। चैप्टर 4 में अगर आपको याद हो, कल के टॉपिक के अंदर जब हम ग्रिड पढ़ रहे थे तो उसमें वो चीफ़ एग्जेक्टिव का आया था। तो चीफ़ एग्जेक्टिव है एंड सम अदर ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि कंपनी के मैनेजमेंट को रन करने के लिए नेचुरल पर्सन्स चाहिए होते हैं जिनमें मेजर रोल डायरेक्टर्स का है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग के अंदर इन्हीं का नाम लिख दिया गया। ऑल्दो कुछ और लोग भी होते हैं जो मेरे ख्याल में अभी यहाँ पे हम उनकी डिटेल में ना ही जाएं। हाँ, लफ्ज़ मैंने बोल दिया है, CEO है, चेयरमैन है, एट्सेट्रा। जी बता दें, ओके हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ वाजे करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जी, ये ICAP के पास पेपर में सवाल भी आया हुआ है, जिसकी वजाहत हमने चैप्टर नंबर 3 में जाके करनी है इंशाल्लाह। बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 3 के अंदर ये डिस्कशन होगी। ये जो जुमला बोल रहा हूँ ना, इसकी डेप्थ में हम वहाँ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन फ़िलहाल हम एक ब्रीफ बात कर रहे हैं। भला कौन सी बताएं? डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट सम केसेस। आपको इस मेरे जुमले से क्या तासुर मिला? एक्सेप्ट सम केसेस यानी एक है रूल क्या है कि तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होने चाहिए, कंपनी के मेंबर्स होने चाहिए। ये तो हो गया रूल। और साथ ही मैंने कहा कि सिवाय चंद केसेस के, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शनल केसेस हमने चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ने कि वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं कि जिनमें नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। मेरे जुमले पे गौर किया आपने? कौन सी सिचुएशंस, कौन से केसेस ऐसे हैं कि जिनमें नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। तो वो सिचुएशंस, वो एक्सेप्शंस आगे चैप्टर 3 में आएंगी। पास पेपर्स में सवाल आया भी हुआ है इसमें से कि बताएं जी वो एक्सेप्शन केसेस कौन से हैं कि जिनमें नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। खैर, अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी के मेंबर्स हों, शेयर होल्डर्स हों, ठीक है। गॉट द पॉइंट? अच्छा,
जो स्मॉल कंपनीज होती हैं ना, अब आप पूछेंगे साहब ये स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी। हाँ, तो ये अभी अपने आने वाले लेक्चर के अंदर हम जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे ना, टॉपिक क्या होगा, उसमें जाके ये डिस्कशन होगी कि स्मॉल स्केल की कंपनी और मतलब लार्ज स्केल के ऊपर काम करने वाली कंपनी। और यार ये जो पब्लिक कंपनी है ये स्मॉल में आती है या लार्ज में आती है? ऑब्वियसली अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके मेंबर्स की तादाद भी अगर सैकड़ों हज़ारों में है तो वो फिर स्मॉल स्केल वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। इसमें स्मॉल स्केल वाली कौन सी आएगी? लाइक प्राइवेट कंपनी जिसके चंद एक मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो कहते हैं जो स्मॉल कंपनीज हैं उनमें वैसे ये होता है कि जो लोग शेयर होल्डर्स हैं वो खुद ही डायरेक्टर्स हैं। समझ आई? स्मॉल कंपनीज में क्या होता है, शेयर होल्डर्स ही खुद ही, यानी जो ओनर्स हैं वो खुद ही के हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। हाँ, जो लार्ज कंपनीज हैं लाइक पब्लिक कंपनीज, उसमें क्या होगा, उसमें ये फिर डिफरेंस आ जाएगा। कौन से वाला कि शेयर होल्डर्स की तादाद चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, लाइक सैकड़ों हज़ारों में होती है, और सैकड़ों हज़ारों लोगों को ही तो डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। बताएं जी, ये तो वरना हारे क्या यार मैं भी डायरेक्टर बनना है मैंने भी बनाने, तो मैं चलना, ठीक है, नहीं तो मैं खफा हो रहा हूँ, मैं नाराज़ हो रहा हूँ ऐसा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि सैकड़ों हज़ारों लोगों को आप डायरेक्टर्स बना दें। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाईजान लिमिटेड से अफराद चाहिए होते हैं जिनको हम डायरेक्टर बनाते हैं। हाँ, अगर आपके माइंड में ये आए कि ये बनते कैसे हैं, तो वंस अगेन मैं रेफ़र करूँगा चैप्टर 3, जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, किस तरह इलेक्ट होते हैं, किस तरह अपॉइंट होते हैं। तो ये इलेक्शन और अपॉइंटमेंट का पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। गॉट इट? तो वैसे ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? नहीं, शुरू यहाँ से हुई थी कि स्मॉल कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स खुद डायरेक्टर्स होते हैं। हाँ, लार्ज कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स में से कुछ को क्या करते हैं, डायरेक्टर्स बना दिया जाता है। कैसे, वो चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, लायबिलिटी टू पे टैक्स। अगर आप लोग कैफ 2 पढ़ चुके हैं, टैक्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो इससे आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। माशाल्लाह सब ने पढ़ ली है और चलो शुक्र है कि अल्लाह का के पढ़े लिखे लोगों से वास्ता पड़ा है, ठीक है ये कहा जा सकता है। अच्छा, पास है, माशाल्लाह क्या बात है जी, फ़ख्रिया अंदाज में कहा जा रहा है कि जी हमारा तो पास है। चलें, लेकिन फिर भी हमने ये बात करनी है ठीक है, ये फिर भी ये बात करनी है। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, वो देखें कैमरा में कुछ लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका भी हक है। वो कहेंगे देखें जी क्लास वालों से मुखातिब हैं, हमारा ख्याल ही नहीं, हमने भी पैसे भरे हुए हैं, तो जी इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है। तो लायबिलिटी टू पे टैक्स, कंपनी ने अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है, ठीक हो गया जी। तो अब वो टैक्स किसने पे करना है, मतलब बंदों ने पे करना है, वो कंपनी की इनकम पे टैक्स पे किया जाएगा। तो उस टैक्स की पेमेंट की जिम्मेदारी, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की है, ठीक है। ऑल्दो एक कॉन्सेप्ट आप ने पढ़ रखा है जो हम तफसील से इंशाल्लाह कंपनियों में पढ़ेंगे, डिविडेंड का, कि जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स रिसीव करते हैं उस पर फ्री टैक्स होता है, लेकिन वो लोग कौन पे करते हैं, वो शेयर होल्डर्स पे करते हैं कि जिन्होंने वो डिविडेंड लेना होता है, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन कंपनी ने अपनी इनकम पे भी टैक्स पे करना होता है। और जी आज के लेक्चर के लिए लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि अगर एक कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करती है, बच्चों अगर एक कंपनी लॉ की वायलेशन करती है, कानून की किसी प्रोविज़न को वायलेट करती है कंपनी,
तो उसकी सज़ा किसको मिलेगी? कंपनी जिनकी कंपनी है उनको, ये कंपनी को हैं। अब सज़ा, खुदारा प्लीज़ लफ्ज़ सज़ा से आपके जहन में कुछ ऐसा ना है कि पता नहीं कान पकड़वा दी जाएंगे कंपनी के, चलो मुर्गा बनो, चलो तुम पर्सन बनी फिरती हो, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा तो आप के सारे अरमान बिखर जाएंगे। ओहो अच्छा 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 ये था। देखें इसको ना इसके साथ रिलेट कर दें, इसके साथ कि अगर टैक्स पे नहीं किया तो ये ऑफेंस है, जुर्म है, तो इसका मतलब है कि सज़ा भी इसे मिलेगी। पेनल्टी भी किसके ऊपर इम्पोज होगी? कंपनी पे ही इम्पोज होगी। ये है इसका मतलब पेनल्टी, ठीक है। इफ़ द कंपनी ब्रेक्स लॉ तो जो लाइबिलिटी होगी, जो पनिशमेंट होगी, जो पेनल्टी होगी, वो भी फिर किस के ऊपर आएगी? कंपनी के ऊपर आएगी। ओके हो गया जी। हाँ कुछ केसेस हैं ऐसे जो हम आगे जाके अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। कुछ केसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिनमें कंपनी के ऑफिसर्स को सज़ा मिलती है, ठीक है। कंपनी के ऑफिसर्स को सज़ा मिलती है, उसमें मेनली डायरेक्टर्स होते हैं या समटाइम चीफ एग्जीक्यूटिव को सज़ा मिलती है। एग्जांपल दूँ ताकि बात आप समझ जाएं। ठहर तो जाएं, मैं हूँ ना ठीक है, मैं हूँ ना आपको जवाब देने के लिए। जैसे कि डिविडेंड के टॉपिक पे जब हम पहुँचेंगे ना इंशाल्लाह, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि डिविडेंड पे करना एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर ये ज़रूरी है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। वो सर्टन टाइम में नहीं बता रहा अभी, सिर्फ मुख्तसर बात कर रहा हूँ। उस सर्टन टाइम पीरियड के अंदर अंदर डिविडेंड पे करना लॉ की रिक्वायरमेंट है, और कानून कहता है कि अगर डिविडेंड उस सर्टन टाइम पीरियड के अंदर पे ना हुआ तो इसकी लाइबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी आएगी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सो आप चेक करें, ऑफिसर्स तो और काफ़ी ज़्यादा भी हैं, बोले डायरेक्टर्स भी हैं, चेयरमैन भी है और कंपनी सेक्रेटरी भी है। ऑफिसर्स तो कंपनी के अंदर और भी हैं, लेकिन ये डिविडेंड की नॉन पेमेंट विद इन द ड्यू टाइम, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव को। और उसकी सज़ा भी वहाँ पे लिखी हुई है जो कि अच्छी खासी है, फ़ाइन भी है अप टू 5 मिलियन रुपीज़, ठीक है। अप टू 5 मिलियन रुपीज़ फ़ाइन है, और साथ में जनाब वो क्या कहते हैं, कैद की, हाँ जी, इम्प्रिजनमेंट भी है। तो बात करने का मकसद है कि ये देखें, एक केस मैंने आपको ऐसा बताया कि जिसमें वायलेशन हुई है, लेकिन उसकी सज़ा कंपनी को नहीं है, किसको है? कंपनी के एक ऑफिसर को है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसका नाम मैंने ले लिया। ओके हो गया। तो इसको दोहराते हैं सारे पॉइंट को, लीगल ऑब्लिगेशन वाले पॉइंट को। इफ़ द कंपनी ब्रेक्स लॉ, बोले इफ़ द कंपनी ब्रेक्स लॉ, इफ़ द कंपनी वायलेट्स सम प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तो उस केस के अंदर जो पेनल्टी आएगी वो कंपनी पे आएगी, सिवाय चंद केसेस के कि जिसमें कंपनी के कुछ ऑफिसर्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी। डन हो? सीईओ के साथ अलॉन्ग विद सीईओ कंपनी की लायबिलिटी होगी या नहीं, सिर्फ इस केस के अंदर सिर्फ सीईओ की है। उसकी वजह आप मुझसे पूछें, साहब वजह बता दें। वजह ये है कि कानून ने कहा कि लाला तेरी जिम्मेदारी है इस बात को मेक श्योर करना। किस बात को मेक श्योर करना? विद इन द ड्यू टाइम डिविडेंड की पेमेंट को मेक श्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब कानून ने कह दिया कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है तो उसको मेक श्योर करो ना यार। सो डोंट बी नेग्लिजेंट, डोंट बी केयरलेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की परफॉर्मेंस में क्यों नेग्लिजेंट रहे, तो आप फिर फेस करें सज़ा को। इसलिए इस पे तन्हा इस पे सीईओ पे वो जिम्मेदारी जो है वो आयद की गई है। ओके हो गया। ये है जी हमारा आज का टॉपिक जो आपने याद करके आना है। और अब आइंदा के लिए, पूरे सेशन के लिए, ना पूरे सेशन के लिए गाइडेंस कि जो हम आज पढ़ेंगे वो आपने आज याद करना है, क्योंकि हमने कल आपसे सुनना है, उसका टेस्ट लेना है।
ठीक हो गया। रिटर्न टेस्ट तो जब होगा सो होगा, जो हमारा टेस्ट डे है उस पे, लेकिन आप लोगों को पेपर में पास करवाने के लिए हर हद तक जाऊंगा, ठीक है। तो उसमें ये भी शामिल है एक एक्टिविटी। तो वैसे आपको पता है कि आप कितने की ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन जब आज ये अनाउंसमेंट होगी ना क्लास में कि कल आपसे लेसन सुना भी जाएगा, तो ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओए कल सर ने क्लास में सुना है, ना सुनाया गया ओए होए हो जाएगी, ठीक है ना, भरी क्लास में, जाहिर सी बात है। तो उससे बचने के लिए ऑब्वियसली आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।